तो इफ यू रिमेम्बर, हमने लास्ट लास्ट लेक्चर बोलने से बेटर लास्ट थ्योरी टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था मोशन इन 2D। मोशन इन 2D सिर्फ हमने बेसिक्स देखे थे। बेसिक्स मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एवरेज एक्सेलेरेशन क्या है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या है, दैट इज व्हाट वी हैव सीन। उसके बाद हमने फिर न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब 2D मोशन के बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए 1D मोशन और 2D मोशन का डिफरेंस। व्हाट इज 1D मोशन? मोशन इन वन डायमेंशन मतलब 1D मोशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज 1D मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड 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 हमने डिफाइन किया था, व्हेन an object moves in a straight line and its position changes with time is called as 1D motion। और 1D मोशन में पोजीशन वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? कितने होते हैं कंपोनेंट्स? वन। या तो एक्स आई कैप होगा, या वाई जे कैप होगा, या फिर जेड के कैप होगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और 2D मोशन में डिफाइन कैसे किया था तुमने? व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स एंड its position changes with time, लेकिन when the object moves in a plane and its position changes with time, then it is said to be in 2D motion। 2D motion में पोजीशन वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो। एक्स आई कैप वाई जे कैप, एक्स आई कैप जेड के कैप, या फिर वाई जे कैप जेड के कैप, डिपेंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ मोशन। बराबर। तो 2D मोशन के बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन इमेजिन ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये वाई एक्सिस है। तो आपके पास दो एक्सिस है। तो ऐसा हो सकता है हमारे पास एक पार्टिकल हो और वो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कल। तो जब भी पार्टिकल इस सर्कल पे मूव होगा तो उसका एक्स और वाई दोनों चेंज होगा। मतलब सर्कुलर मोशन इज विच टाइप ऑफ मोशन? 1D की 2D? 2D। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ ध्यान दो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रियल लाइफ में, वैसे चलो लड़कों को ज्यादा तो क्रिकेट ही समझ में आता है, तो क्रिकेट की भाषा में समझा देता हूँ। बैट्समैन जब बॉल को हवा में मारता है, सिक्स मारता है मतलब, राइट? तो जब तुम टीवी पे देखते हो तुमको क्या दिखता है? बॉल कैसा गया? ऐसा गया, है ना? क्योंकि तुम टीवी पे देख रहे हो। टीवी मतलब टू डायमेंशन होता है। तो ये 1D मोशन है कि 2D मोशन है कि 3D मोशन है? 2D। इसको बोलते हो प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो 2D motion can be of different types. It can be circular motion, it can be projectile motion। तो हमको दोनों ही मोशन वन बाय वन करके स्टडी करने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो वी विल स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, वो डिफाइन करना है। उसके बाद उसके बाद वेलोसिटी प्रोजेक्शन मतलब क्या, वो देखना है। उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, वो देखना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि तुमको अगर याद होगा, जब हमने 2D मोशन जस्ट इंट्रोड्यूस किया था, याद है कि हमने 2D मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन भी डिराइव किए थे? याद है? इक्वेशंस ऑफ मोशन याद है? एस एस बार इक्वल टू यू बार टी प्लस वन हाफ ए बार टी स्क्वायर, या फिर वी बार इक्वल टू यू बार प्लस ए बार टी। हमने 1D मोशन में भी डिराइव किया था, हमने 2D में डिराइव किया था। दोनों इक्वेशन सिर्फ 1D मोशन में क्या था, आपने वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा था। 2D मोशन में क्या लिया है? वेक्टर फॉर्म। 1D मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उधर मोशन है ही एक डायरेक्शन में। और 2D मोशन में क्यों लिखते हो कि हमें मोशन कितने डायरेक्शन में है? दो।
देन अगर आपको याद है, मैं स्पीड डाउन कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा याद करो, स्ट्रेस करो खुद को। अगर तुमको याद होगा, तो अगर 2D मोशन है, सपोज एक्स वाई प्लेन में है, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं। याद है कि, डू यू रिमेम्बर दिस? इसके भी क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास 2D मोशन है, तो मैं 2D मोशन को दो 1D मोशन में स्प्लिट कर सकता हूँ। क्योंकि 2D मोशन में एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे थे, तो मैंने एक्स को अलग कर दिया और वाई को अलग कर दिया। करेक्ट। अब ये सब कुछ याद होगा, तब जाके तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है 1D मोशन है कि 2D मोशन है? 2D मोशन है। तो एक्स और वाई दोनों चेंज होंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मतलब क्या वो समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल? व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? जो भी ऑब्जेक्ट ऐसे पाथ को फॉलो करेगा, उसको बोलोगे प्रोजेक्टाइल। जैसे बैट्समैन ने बॉल को एयर में मार दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन। फुटबॉलर ने बॉल को फ्लैट मार दिया एयर में, प्रोजेक्टाइल मोशन। बराबर? वापस देना। हाँ, ये भी क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। राइट। थ्रो, थ्रो, रिमेंबर थ्रो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एक ऑब्जेक्ट जिसको तुमने थ्रो किया, जब तुमने थ्रो किया, तो जब भी तुम थ्रो करते हो ना ऑब्जेक्ट को, थ्रो करते हो, तो मतलब तुम उसको इनिशियल वेलोसिटी देते हो। इस इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इस वेलोसिटी ने कुछ एंगल बनाया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्टाइल मतलब क्या? एन ऑब्जेक्ट थ्रोन, थ्रोन इन एयर। एयर बोलो मत बोलो, क्योंकि एयर हम नहीं भी लेंगे, एक्चुअली हम एयर कंसिडर करते ही नहीं है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन with some initial velocity in any direction at at some angle, right, with respect to horizontal is called as projectile. तो अगर आप देखोगे नोट्स में लिखा हुआ है, वो क्या लिखा है नोट्स में, प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन क्या है? क्या बोला है? an object thrown in air with initial velocity in any direction making some angle with the horizontal, moving freely under the action of gravity. तो पहले प्रोजेक्टाइल डिफाइन ही कर लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट ही है, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिकली थ्रो किया गया। क्योंकि जब थ्रो की बात होती है ना, तो एग्जाम्पल, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने ऐसे भी मूव करवा दिया होता, तो प्रोजेक्टाइल मोशन था क्या? वो नहीं, वो क्या था? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको प्रोजेक्टाइल कब बोलोगे? स्पेसिफिकली जब उसको तुम थ्रो करोगे इन एनी डायरेक्शन एट सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विच इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे, तो उस पर कौन सा फोर्स एक्ट होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई और फोर्स एक्ट हुआ था? नहीं, सिर्फ कौन सा फोर्स था? ग्रेविटेशनल। तो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन, थ्रोन इन एयर। वैसे हम आगे जाके एयर निग्लेक्ट करने वाले हैं, उसका रीजन है बताता हूँ बाद में। थ्रोन इन एयर in any direction, of course with some initial velocity, with some initial velocity in any direction, in any direction making some angle, making some angle with horizontal, making some angle with horizontal, moving under the action of gravity. So moving freely under gravity, moving freely under gravity is known as projectile. Moving freely under gravity is known as projectile. तो प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करते आएगा हमको, an object thrown in air with some initial velocity in any direction making some angle with
horizontal moving freely under gravity is known as projectile. अब जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया ना उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो अगला डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली अगले डेफिनेशन में तुमको यही देखने को मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। The initial velocity with which projectile is thrown is known as velocity of projection. ये वन लिखा है यहाँ पे। The velocity with which the body is projected or thrown is called the velocity of projection. The velocity with which projectile is projected is known as velocity of projection. उसके बाद तो इस डायग्राम में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कौन है? इस डायग्राम में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कौन है? यू बार। तो यू बार वेक्टर है, तो यू बार ने जो एंगल बनाया किसके साथ? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हो? हॉरिजॉन्टल। उस एंगल को क्या बोलोगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। So the angle made by velocity of projection with respect to horizontal is called as angle of projection. The angle of projection, the angle made by velocity of projection with horizontal is known as angle of projection, गुड, क्लियर। अब जैसे हमने 2D मोशन के जनरल थ्योरी में देखा था, 2D मोशन को हम दो 1D मोशन में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2D मोशन कौन से प्लेन में है? एक्स वाई। तो मैं इसको कैसे इमेजिन कर सकता हूँ? एक्स एंड वाई। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के दो कंपोनेंट्स है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। एक होगा along x मतलब हॉरिजॉन्टल और एक होगा along y मतलब वर्टिकल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी splitted up into two components, एक है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल। मैं जानबूझ के पहले हॉरिजॉन्टल लिखता हूँ, बाद में वर्टिकल लिखेंगे। अब क्या फिर ये दोनों कंपोनेंट सेम है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन है, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, मैंने अभी बताया था और हमने लिखा भी है डेफिनेशन में। क्या लिखा है? इट मूव्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? Direction of gravitational force. Direction of gravitational force. Vertically downwards. Very good. Upward अगर y axis है तो downward कौन सा होगा? Upward y है तो downward क्या होगा? माइनस y। बराबर। तो अब इमेजिन करो, एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया, उस प्रोजेक्टाइल पे सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ग्रेविटी। और ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बराबर, करेक्ट, राइट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स था क्या? नहीं। सिर्फ कहां पे है? वर्टिकल डायरेक्शन में, और वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। आपको पता है व्हाट इज फोर्स का इक्वेशन? व्हाट इज फोर्स? m इंटू ए। अगर अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन हो सकता है क्या? F इक्वल टू एम ए।
इफ एफ इज जीरो, ए इज जीरो, बराबर। तो अगर फोर्स नहीं है तो एक्शन होगा क्या? नहीं। आपने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दो, एक था वर्टिकल, एक था हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है क्या? नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो सकता है क्या? नहीं। राइट। वर्टिकल में हो सकता है? यस। तो ये जो दो कंपोनेंट्स है ना, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में फोर्स है लेकिन हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो projectile motion can be split up into two components: horizontal with uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिर्फ इसके लिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं था, मतलब एक्सेलरेशन जीरो था, मतलब वेलोसिटी क्या था? कांस्टेंट था, मतलब क्या है? यूनिफॉर्म है। राइट। तो भी देखा क्या, बैट्समैन ने बॉल को मारा तो बॉल ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे ही होता है ना कि ऑडियंस में से किसी ने बॉल को रस्से से बांध के रखा है, वो खींच रहा है दूसरा। होता है ऐसा? नहीं होता। मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स इज जीरो। जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं हो वहां पे ए जीरो होता है, मतलब स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। जिस डायरेक्शन में फोर्स हो वहां पे एक्सेलरेशन भी होता है, बराबर। ये जो मोशन था प्रोजेक्टाइल का, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। राइट। तो एक्सेलरेशन होगा लेकिन कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल। उसको क्या बोलते हो? एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वर्टिकल विथ विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है लेकिन कांस्टेंट है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं। आया ध्यान में? तो टू डी मोशन था, ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, वो टू डी में मूव हो रहा है, एक्स और वाई चेंज हो रहा है, लेकिन बिकॉज द मोशन इज प्योरली ड्यू टू, मतलब प्योरली अंडर द ग्रेविटी, मतलब ओनली फोर्स एक्टिंग इज इन वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, देयर इज नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं होना मतलब एक्सीलरेशन जीरो होना, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना। और वाई डायरेक्शन में फोर्स है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन भी क्या है? कांस्टेंट है। राइट। तो इसके आगे, इसके बाद से प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे इमेजिन करोगे? इनटू टू कंपोनेंट्स, क्योंकि तुमको इक्वेशन डिराइव करने हैं और इसका मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हम उसको इजी बनाएंगे लेकिन कंडीशन ये है कि तुमको ये पता होना चाहिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज 1D की 2D? 2D। राइट। और प्रोजेक्टाइल मोशन इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2D है, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मैं 2D मोशन को ऐसा इमेजिन कर सकता हूँ क्या? हॉरिजॉन्टल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वर्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पक्का? पक्का पक्का? याद रहेगा? याद रहेगा? गुड। अब अब हमको देखो, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ना, अब हमको करना क्या क्या पहले वो समझ लो। देखो हो क्या रहा है। सबसे पहले हमने जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, मतलब प्रोजेक्ट किया, इसने ये पाथ ट्रेस किया, मतलब ये इस कर्व के अकॉर्डिंग फॉलो हुआ, मतलब इस रास्ते से गया इन शॉर्ट। तो जो पाथ फॉलो करता है, प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है उसको क्या बोलते हो पता है? ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हो उसको? ट्रैजेक्टरी। मोशन में कोई भी बॉडी का मोशन हो, चाहे प्रोजेक्टाइल हो चाहे वो प्रोजेक्टाइल नहीं हो, चाहे तुम्हारा खुद का मोशन हो, तुम यहाँ से घर पे जाओगे, जो भी रास्ता तुम फॉलो करोगे उसको बोलेंगे ट्रैजेक्टरी। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन ने जो भी पाथ फॉलो किया उसको क्या बोलोगे? ट्रैजेक्टरी। तो नंबर वन, हमको इस ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन चाहिए। मतलब क्या इक्वेशन का मतलब क्या बताता हूँ मैं। कमिंग बैक टू सिंपल सिंपल केसेस जो तुमको ऑलरेडी पता है, तुमको जो पता है वहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैथ्स थोड़ा लगने वाला है यहाँ पे, तो पता होना चाहिए। एंड यू नो एवरीथिंग, सिर्फ उसको प्रॉपरली कनेक्ट करना पड़ता है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है?
नहीं, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? y इक्वल टू एम एक्स। नहीं सुना? हुआ ही होगा, स्कूल में हुआ होगा। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ऐसा है, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो ये पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। पहले बताओ, ये 2D मोशन है कि 1D मोशन है? एक्स, सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है कि एक्स का दोनों चेंज हो रहा है? दोनों। तो ये 1D मोशन है कि 2D मोशन है? 2D। लेकिन पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इसका जो ट्राजेक्टरी है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो मुझे अगर पार्टिकल का मोशन बताना है तो मैं क्या बोलूंगा? y इक्वल टू एम एक्स। देखो अभी बात ऐसा है ना कि मैथ्स क्यों लगता है हमको? हमको जब चीजों को कॉम्पैक्ट करना होता है, मैं हर बार बोलूंगा क्या ऐसा? पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, मैं बोल दूंगा y इक्वल टू एम एक्स। समझ में आ जाएगा उसको कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं। इट इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो मुझे अगर इक्वेशन से बताना है कि द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग सर्कल, तो कैसे बताओगे? हाउ विल यू शो मैथमेटिकली that an object is moving in circle? चलो कोई बात नहीं, अगेन यू नो, ऑल ऑफ यू नो दिस, सिर्फ सिर्फ उसको तुमको प्रॉपर तरीके से बताते नहीं आ रहा। व्हाट इज स्टैंडर्ड सर्कल, व्हाट इज यूनिट सर्कल, व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल? A standard circle is a circle whose center is at origin. A unit circle is a circle whose radius is 1. A standard unit circle is a circle with center at origin and radius as 1. हमारे पास एक स्टैंडर्ड सर्कल है, मतलब ओरिजिन पे क्या है इसका? सेंटर। ओके, मान लेते हैं ये डिस्टेंस r, मतलब रेडियस r है। मान लेते हैं कि पार्टिकल पहले यहाँ पे था, अब वो घूमते घूमते यहाँ पे आ गया। इमेजिन यहाँ पे, इमेजिन उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, ये पॉइंट है पी। अगर मुझे ओ से पी, वैसे बाय द वे ये ओ से पी डिस्टेंस को तुम क्या बोलते हो? रेडियस। अगर मुझे ओ से पी डिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? दो तीन तरीके हैं। हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2? बोलो बोलो। डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी गुड। तो बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो ये मुझे क्या फाइंड करना है? ओपी। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। हमारे केस में x2 y2 क्या था? xy, x में y1 क्या है? 0 0, है ना? तो ओपी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। लेकिन ओपी डिस्टेंस को तुमने क्या बोल के रखा है? r। तो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका इक्वेशन ऐसा ही बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब मैंने बोल दिया ना, अ पार्टिकल इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। मतलब यू शुड अंडरस्टैंड द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद रेडियस इक्वल टू 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। सही है। अब कमिंग टू द पॉइंट, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो फिजिक्स का प्रॉब्लम यही है, फिजिक्स तुमको अच्छे से करना है ना तो सॉरी, लेकिन तुमको मैथ्स लगने वाला है, उसके बिना तो नहीं हो पाएगा।
ये पार्टिकल जिसको तुम प्रोजेक्टाइल बोल रहे हो वो भी मोशन में है, वो भी एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है। अगर मेरे पास एक पार्टिकल होता, वो अगर ऐसा जा रहा होता तो मैं क्या बोलता, वाई इक्वल टू एम एक्स। अगर मेरे पास एक पार्टिकल होता और वो ऐसा ऐसा घूम रहा होता तो मैं क्या बोलता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन अभी जो पार्टिकल है वो ये ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है, ये है पैराबोला। तो इस ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन कहाँ से मिलेगा तुमको? पैराबोला के इक्वेशन से। तो किसको पता है पैराबोला का इक्वेशन? नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। एनीवेज, यहाँ पे ध्यान दो। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमको प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या करना है। तो क्या क्या करना है, तो पहले हमको ये ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन निकालना है। मतलब मैथमेटिकली हमको इसको कैसे लिखते आएगा वो देखना है। नंबर टू, हमको ये देखना है, देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग? असेंडिंग मतलब बढ़ते जाना, डिसेंडिंग मतलब कम होना। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो जहां से मोशन स्टार्ट हुआ था, यहां से यहां से हाइट बढ़ते जा रहा है, और जहां तक हाइट बढ़ते जा रहा है उसको बोलते हैं एसेंट। क्या बोलते हैं? एसेंट। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज द टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट तक आने में कितना टाइम लगा। तो टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करना है। उसके बाद अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट से वापस से आ गया ग्राउंड पे, मतलब कम 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 होते जा रहा है। तो एसेंट हो रहा है कि डिसेंट हो रहा है? डिसेंट। तो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो हमको टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करना है, हमको टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड करना है। आपने कभी फ्लाइट लिया है? फ्लाइट नहीं लिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लाइट? फ्लाइट, एसेंट, डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट मतलब क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जितने टाइम तक वो ऑब्जेक्ट एयर में रहा, या फिर जितना टाइम उसको ट्राइजेक्टरी कंप्लीट करने में लगा, उसका मोशन खत्म करने में लगा, उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमको और क्या फाइंड करना रहेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको धीरे धीरे। इसलिए पहले मैं पूरा पिक्चर क्लियर कर देता हूँ कि करना क्या क्या है। ओके, देन इस पूरे मोशन में हाइट बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, मैक्सिमम और फिर क्या हुआ? कम। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, मतलब एच। तो हमको फाइंड करना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट। करेक्ट। फिर इस पूरे मोशन में पार्टिकल ने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसको? रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमको हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन भी डिराइव करना है। राइट? करेक्ट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको क्या क्या करना है? नंबर वन, नंबर 1, find out equation of trajectory. Number 2, find out time of ascent. Number 3, find out time of descent. Number 4, find out time of flight. Number 5, find out maximum height. Number 6, find out horizontal range. तो ये 6 चीजें हमको लगने वाली है। राइट? अब बिफोर वी स्टार्ट डिराइविंग इक्वेशन, हम सबसे पहले ट्राजेक्टरी का इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। मैं बताऊंगा इन इन डेप्थ बताऊंगा कि कैसे आएगा, लेकिन उससे पहले हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करते हैं वो अंडर 4 अजम्पशंस है। तो हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक केस है। तो अजम्पशंस, अजम्पशंस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, अजम्पशंस फॉर द स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर द स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन।
सबसे पहला असम्पशन हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर। लेकिन सबसे पहला असम्पशन है कि एयर कंसिडर करना ही नहीं, एयर रेजिस्टेंस इज टू बी निग्लेक्टेड। क्यों? एग्जाम्पल लेते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा लाइफ में, एक्सपीरियंस भी क्या होगा, कम से कम तुम लोग, क्योंकि तुम बॉयज नॉर्मली प्ले क्रिकेट, गर्ल्स तो डोंट यूजुअली प्ले क्रिकेट, बट यू मस्ट हैव सीन, अगर आप खेलने गए और उस दिन थोड़ा विंड चल रहा है, यू ट्राई टू हिट और विंड सामने से आ रहा है, क्या होगा? एयर के रेजिस्टेंस की वजह से जितना दूर बॉल जाना चाहिए था उतना जाता नहीं, राइट? तो हम जो यहाँ पे केसेस डिस्कस करने वाले हैं, हम उसमें एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट करने वाले हैं। एयर रेजिस्टेंस इज टू बी निग्लेक्टेड। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो हम लोगों को सबसे सिंपल केस डिस्कस करना है। एयर रेजिस्टेंस जेडब्ल्यू वालों के लिए होता है, वहां पे वो एयर रेजिस्टेंस डाल देंगे, वो देखेंगे बाद में। वैसे आपके लिए नहीं है वो। नंबर 2, ग्रेविटेशन, जो 5वां नंबर चैप्टर है, उसमें आप देखोगे, वैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप बोलते हो जी की वैल्यू कांस्टेंट है, वो एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है। आप ग्रेविटेशन में सीखोगे कि जी की वैल्यू भी चेंज होती है। आप अर्थ के ऊपर जाओगे तो चेंज होगा, कम होगा। अर्थ के नीचे जाओगे तो कम होगा। इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो चेंज होगा, राइट? तो जी की वैल्यू चेंज होती है एज यू गो अबोव अर्थ, एज यू गो बिलो अर्थ, एज यू मूव ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, बराबर? जब तुम प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हो तो बॉल कहाँ जा रहा है? ऊपर के नीचे? ऊपर। ऊपर जा रहा है ना, अर्थ के ऊपर जा रहा है ना, राइट? तो जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाएगा तो जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, राइट? लेकिन हम वो भी कंसिडर नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कि जी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। मतलब वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी शुड बी नेग्लेक्टेड, मतलब जी की वैल्यू शुड बी टेकन टू बी कांस्टेंट। और तुम ऐसा कब कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज अर्थ। हम जी की वैल्यू कांस्टेंट कब ले सकते हैं? जब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, सपोज ये प्रोजेक्टाइल था, जब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब एच इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? 6,400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट वैल्यू 6,378 किलोमीटर। तो अगर सपोज मैंने एक बॉल को मार दिया, अभी कल ही मैच देखे होंगे, कल या परसों जो भी था, आई डोंट रिमेम्बर, शायद कल था। एस के वाई सूर्य कुमार ने बहुत बहुत सिक्सेस मारे, है ना? तो चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। इधर आ जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक विल बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी सिक्स दैट वाज हिट बाय दैट पर्टिकुलर बैट्समैन? मैक्सिमम हाइट बोल रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं बोल रहा हूँ, हाइट बोल रहा हूँ, हाइट। क्या लगता है तुमको कितना होगा? 100 मीटर? उसके ऊपर क्या ही होगा? 100 मीटर भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, है ना? बराबर। 1 किलोमीटर तो बोलना ही मत। 1 किलोमीटर, फ्यू मीटर्स, 20, 30, 40, 50 मीटर, उतना ही होता है, उसके ऊपर नहीं होता है। मैक्सिमम 100 मीटर मान लेता हूँ, थ्योरेटिकली केस है। व्हाट इज 100 मीटर इन किलोमीटर? 0.1। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? 6,400 किलोमीटर। तो 0.1 इज वेरी स्मॉल नंबर कंपेयर टू 6,400। तो अगर ऐसा रहा तो जी की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट इज निग्लेक्टेड। इसका मतलब जी की वैल्यू तुम कांस्टेंट ही मान लेते हो। और ये कब होता है? कब होता है ऐसा? कब लेते हो ऐसा? इट इज पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल होता है ये? व्हेन हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। नंबर 3, हम अर्थ का रोटेशन भी निग्लेक्ट कर देते हैं।
अभी अर्थ के रोटेशन का क्या मतलब आया यहाँ पे? देखो ऐसा है, इमेजिन इमेजिन हमने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फायर किया। इमेजिन यहाँ पे हमारा टारगेट था, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन से क्रिकेट में काम में नहीं आता, वॉर में भी काम में आता है, जब मिसाइल को मारते हो अपने एनिमेशन पे, बराबर। और थोड़ा रोटेट, और रोटेट हो रहा है, और रोटेट हो रहा है। मारना था यहाँ पे, और रोटेट हो गया, लग गया कहीं और जाके, राइट। तो हम लोग अर्थ का रोटेशन भी निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसका भी कंडीशन है। उसका कंडीशन है, जैसे पिछला केस का कंडीशन था, हाइट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, वैसे रेंज इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। तो याद रखना, जी की वैल्यू कांस्टेंट कब मान सकते हो? व्हेन द हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल देन रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का रोटेशन कब निग्लेक्ट कर सकते हो? व्हेन रेंज इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। तो इफेक्ट ऑफ rotation of earth is to be neglected, is to be neglected. Now it is possible when radius of earth is, sorry, range of projectile is very very less than radius of earth. पांचवा, चौथा, चार ही assumption है। ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बस ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के कोई और दूसरा तीसरा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर यहाँ तक। तो हमको प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करना है अंडर दिस फोर assumptions. नंबर 1, एयर रेजिस्टेंस इज टू बी नेग्लेक्टेड. नंबर 2, हाइट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस, मतलब जी की वैल्यू विल बी टेकन टू बी कांस्टेंट, क्योंकि जी की वैल्यू विथ हाइट चेंज होती है, लेकिन हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। देन इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज टू बी नेग्लेक्टेड। ये तब होता है जब रेंज इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ. नंबर 4, ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अब हमको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या चाहिए। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन चाहिए, टाइम ऑफ एसेंट चाहिए, टाइम ऑफ डिसेंट चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए, ऑर्बिटल रेंज चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ट्रेजेक्टरी है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो ट्रेजेक्टरी है ये सर्कल भी नहीं है। ये जो ट्रेजेक्टरी है ये कौन है? पैराबोला। तो आपको सबसे पहले पैराबोला के इक्वेशंस पता होने चाहिए। मैंने बोला इक्वेशंस, मैंने इक्वेशन नहीं बोला, इक्वेशंस मतलब पैराबोला के एक से ज्यादा इक्वेशंस है। तो पैराबोला की फैमिली में 4 मेंबर है। हाँ, उसको फैमिली ही बोलते हैं। तो पैराबोला के फैमिली में है 4 मेंबर्स। कौन से 4 मेंबर देख लेते? डोंट वरी, वंस एंड फॉर ऑल एक बार तुम समझ लोगे तो अभी जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ, लेकिन ध्यान होना चाहिए, वो कंडीशन तो है। अभी 4 कौन से मेंबर? एक मेंबर ऐसा दिखता है, दूसरा मेंबर जो है ना वो ऐसा दिखता है, मिरर इमेज जैसा। ओके, यहाँ जैसे रहने वाला है आपको ये। और ये तीसरा मेंबर है जो ऐसा है। मैं इसको बटरफ्लाई का शेप बना देता हूँ, क्योंकि याद रखना और भी इजी हो जाएगा। ये ऐसा है, मोर और लेस, थोड़ा सा। अब ठीक हो गया। और जो चौथा मेंबर है तुम समझ में आ ही गया होगा तुमको। चौथा मेंबर दिखता है समवट लाइक दिस, तो मोर और लेस बटरफ्लाई शेप। और ये 4 मेंबर ना, इन चारों का नाम भी है। नाम मतलब इक्वेशन है। एक का नाम होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक का नाम है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, एक का नाम है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और एक का नाम है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। जैसे हमारे यहाँ पे कैसे जुड़वा हो
तो थोड़ा पहचानने में दिक्कत होती है ना, समझ में नहीं आता किसका नाम क्या। वैसे भी ये तो जुड़वा के भी दो पेयर है, तो याद रखना मुश्किल है। Why laughing? I am giving you real life example. पर देखो फिजिक्स या मैथ से याद रखना ये ट्रिक्स होते छोटे छोटे। तो अभी इंपॉर्टेंट वो नहीं था, इंपॉर्टेंट ये कि याद कैसे रखेंगे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ना हमको जाना है इसके इक्वेशन पे। ओके, तो अब याद कैसे रखते हैं? तो याद रखने के लिए सबसे पहला एक काम करना, इन दोनों को फिलहाल तो साइड में रख दो। और अभी ये एक्चुअली रियल लाइफ में हम ऐसे ही करते हैं। अगर हमको किसी का नाम याद रखना होता है ना, तो हम उसमें एक पर्टिकुलर फीचर ढूंढते हैं, तो समझ में आ जाता है कि इसमें ये फीचर है, उसमें वो फीचर है। गुड। तो अब अगर आप देख रहे हो, तुम्हारी मर्जी कैसे भी करो, इन दोनों को पहले ले लो वो भी चलता है। तो यू कैन ऑल्सो से कि हमको इनको इमेजिन करना है, ठीक है, फाइन। इन दोनों का नाम याद रख लो, मतलब इक्वेशन याद रख लो, तो दूसरे का भी मिल जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। तो इन दोनों को साइड में करो फिलहाल, ये ज्यादा इजी जाएगा। क्यों? डू यू सी दिस एज एक्स? दिख रहा है एक्स जैसा? व्हाट इज a रेज टू 1? a. व्हाट इज b रेज टू 1? b. so what is x रेज टू 1? x. मतलब ये जो तुमको दिख रहा है ये दो, ये x रेज टू 1 जैसा है, बराबर? ऐसा ही है ना? हाँ कि नहीं? ये दोनों मिलके तुमको x जैसा दिख रहा है क्या? यस। तो मैं इधर ऐसा 1 इमेजिन कर लूं क्या? यस। ये सिर्फ इमेजिनेशन के लिए है, राइट? तो ये दो पैराबोला के इक्वेशन में x रेज टू 1 आएगा, तो वहां पे दो इक्वेशन है x रेज टू 1 वाले, दिख रहा है? पहले दो। तो मैंने क्या किया, दो पैराबोला को छोड़ दिया, सिर्फ दो को ही इमेजिन कर लिया, और इसको मैंने x जैसा इमेजिन कर लिया। और मैंने, हमको पता है x रेज टू 1 इज x, तो मैंने यहाँ पे 1 भी इमेजिन कर लिया। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया। तो ये x है, तो ये x रेज टू 1, मतलब ये दोनों पैराबोला। ये जो पहला वाला आपको दिख रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का, पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। वेरी गुड। तो जो पहला है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो वो आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ग्रीन दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है कि एक्स पॉजिटिव होता है? नेगेटिव। तो कौन सा आएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। मतलब अभी ये दोनों तो हो गए, बचे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो बचा हुआ एक ही है, फिर बचा हुआ है ये। सही है, हंसो मत। आई कैन हियर योर खी खी। एक्स इक्वल टू -4। तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है। साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव व्हिच कैन ट्रैवल थ्रू एयर। So when you do ki, that ki vibrations reach my ear and I'm able to hear it. Good. तो important था to remember this equations। आगे ध्यान में। अब इसका हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ क्या कनेक्शन है? अगर आप नोटिस करोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोला ही है, सिर्फ पैराबोला। ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला ये नीचे की तरफ है, मतलब नेगेटिव वाई की तरफ। अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन जब स्टडी करेंगे तो अर्थ के नीचे तो बॉल नहीं थ्रो करेंगे ना, क्या करेंगे? ऊपर। मतलब हमारा पैराबोला कैसा है? शिफ्टेड है, राइट? और हम जहां से मोशन स्टार्ट करवाते हैं तो क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो मोशन यहाँ से स्टार्ट करवाएंगे। तो मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में तुमको जो भी इक्वेशन मिलेगा उसका फॉर्म क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का पावर 2, और वाई के साथ माइनस रखना चाहिए, और वाई का पावर 1।
बराबर। तो हम जो इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं ना, उसमें आपको x का पावर 2 दिखेगा, y का पावर 1 विथ माइनस साइन, राइट। तो कम से कम तुमको ये पता होगा, तब जाके तुम प्रोजेक्टाइल मोशन के ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन डिराइव कर पाओगे। जरूरी नहीं था ऐसा बताना, मैं तो डायरेक्ट करके दे देता कि हाँ चलो ऐसा है, लेकिन सीजी में क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज विच टाइप ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, एलिप्टिकल मोशन, पैराबोलिक मोशन। तो कौन सा मोशन? पैराबोलिक मोशन। क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर। तो ठीक है, अभी इक्वेशन डिराइव करने को लगेगा बहुत टाइम, उतना टाइम है नहीं, तो टू बी कंटिन्यूड फॉर टुमारो।